तो दोस्तों, महान मौर्य एम्पायर का वह समय काल जिसे भारत के इतिहास का गोल्डन एरा भी कहा जाता है। हालांकि वैसे तो गोल्डन एरा गुप्ता एम्पायर के समय को माना जाता है, लेकिन फिर भी अगर भारत के एकीकरण की बात की जाए तो वो महान मौर्य एम्पायर का समय ही था, जब पहली बार किसी साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक किया था और एक शिक्षित समाज की शुरुआत की थी, जिसमें आज के साउथ एशिया के लगभग सभी देश शामिल हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मौर्यकालीन भारत के बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, मौर्यकालीन भारत का इतिहास आज से करीब 2500 साल पुराना है। इसीलिए मौर्यकालीन इतिहास को समझने के लिए इतिहासकारों को अलग अलग स्रोतों से जानकारियां जुटानी पड़ी हैं, जैसे कि सम्राट अशोक के स्तंभ, जो आज भी भारत के इतिहास को बयान कर रहे हैं। इनके अलावा मेगास्थनीज द्वारा लिखे गए लेख, जो यूनानी सम्राट सेल्यूकस का राजदूत था जो भारत आया था। इसके अलावा महान कौटिल्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, साथ ही जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों से भी कई जानकारियां मिलती हैं। तो दोस्तों, ये वे सभी स्रोत हैं जहां से मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानने को मिला है। दोस्तों, वैसे तो मौर्य एम्पायर के बारे में कई सारे वीडियो पहले ही अपलोड हो चुके हैं, इसलिए हम आज के इस वीडियो में कुछ अलग बातें करेंगे, जैसे मौर्य एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृति और लोगों के जीवन के बारे में। तो दोस्तों, 25 साल की उम्र में सम्राट चंद्रगुप्त ने कौटिल्य की मदद से, कौटिल्य जिन्हें आचार्य चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इनकी मदद से नंदा डायनेस्टी के आखिरी सम्राट धनानंद को राजगद्दी से हटा दिया और राजधानी पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया था और मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत की थी। इन्होंने पूरे गंगा घाटी को अपने कंट्रोल में ले लिया था, जिसके बाद वो नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़े, क्योंकि वो कौटिल्य के सपने अखंड भारत को पूरा करना चाहते थे। नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने सिंधु नदी तक के सारे क्षेत्र पर कंट्रोल कर लिया था, या उन्हें कोई खास परेशानी हुई भी नहीं। वहां से वो वापस मुड़े और करीब 321 बीसी तक नर्मदा नदी के नॉर्दर्न क्षेत्रों पर भी कंट्रोल कर लिया। हालांकि आगे चलकर वेस्ट में सम्राट चंद्रगुप्त को परेशानी आई, जब सिकंदर के एक सेनापति सेल्यूकस ने भारत पर हमला किया, लेकिन जीत सम्राट चंद्रगुप्त को ही मिली और दोनों ही सम्राटों के बीच एक ट्रीटी साइन हुई, जिसके अनुसार सिंधु नदी से आगे तक का पूरा साम्राज्य सम्राट चंद्रगुप्त के अधीन हो गया और सेल्यूकस को पीछे हटना पड़ा। हालांकि दोनों के बीच दुश्मनी भी यहीं रुक गई और वैवाहिक संबंध भी हुए। सम्राट चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में भी दिए थे और कुछ इतिहासकारों के अनुसार सेल्यूकस की बहन से सम्राट चंद्रगुप्त ने शादी की थी, हालांकि उसके प्रमाण नहीं है। इसी दौरान यूनानी राजदूत ने भारत की यात्रा की थी, जिन्होंने उस समय भारत की स्थिति के बारे में लिखा था। आगे चलकर अगर जैन धर्म के ग्रंथों की माने तो सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार को राजगद्दी सौंप दी और जैन मुनि भद्रबाहु के साथ चले गए और बाद में बिना खाए पिए ही अपने शरीर को त्याग दिया। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है सम्राट बिंदुसार का राज्य, जिन्हें यूनानियों ने अमित्रोकेट्स का नाम दिया था, जिनका साम्राज्य दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। तो दोस्तों, हम अब तक मौर्य एम्पायर के महान शासकों के बारे में बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं इनके प्रशासन की, जिसके बारे में मेगास्थनीज ने लिखा हुआ है। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था, जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में भारत आया था। वो काबुल से पंजाब की यात्रा करते हुए पाटलिपुत्र तक पहुंचा था। इसी दौरान उसने मौर्यकालीन भारत के बारे में इंडिका में लिखा था। यहाँ उसने मौर्यकालीन भारत की सड़कों के बारे में लिखा था। उसने लिखा था कि पाटलिपुत्र की ओर जाने वाली सड़क की कुल लंबाई करीब 1150 मील थी और हर मील पर एक पत्थर होता था, जो कि सड़कों और दूरियों को दर्शाता था। उसने राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह शहर गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर स्थित था और यह शहर बहुत ही बड़ा शहर था, जिसकी लंबाई करीब 9.5 मील और चौड़ाई करीब 11 मील थी। उसने सम्राट के राजमहल के बारे में लिखा है कि सम्राट का महल लकड़ियों से बना हुआ होता था, जो कि आसपास बाग बगीचों से घिरा हुआ होता था। उसने सम्राट चंद्रगुप्त के बारे में लिखा है कि सम्राट मेहनती थे, वो ज्यादातर समय न्यायालय में बिताते थे। बाकी प्रशासन की जिम्मेदारियां मंत्रिमंडल यानी कि महामात्य पर निर्भर थी। सम्राट इन्हीं की सलाह पर निर्णय लेते थे। साथ ही सम्राट के अधीन
एक खुफिया लोगों का संगठन था जो सम्राट को खुफिया जानकारी उपलब्ध कराते थे। इन गुप्तचरों को पर्यवेक्षक भी कहा जाता था। मेगास्थनीज ने मौर्य एम्पायर की सेना के बारे में भी लिखा है कि इतने बड़े साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक ताकतवर आर्मी थी। सम्राट चंद्रगुप्त की आर्मी में करीब 6 लाख पैदल सैनिक थे जिन्हें एक वॉर ऑफिस कंट्रोल करता था। इस कार्यालय में 30 सदस्य होते थे जिनकी 6 अलग अलग समितियां थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये सारी की सारी समितियां अलग अलग विभागों में डिवाइड थी, जैसे थल सेना, घुड़सवार सैनिक, हाथी, रथ और नेवी। सेना का ओहदा समाज में महत्वपूर्ण था, जिन्हें सीधा सरकार से वेतन मिलता था और हथियार भी मिलते थे। मेगास्थनीज ने रथ के बारे में लिखा है कि इसमें 4 घोड़े होते थे जिस पर 2 योद्धा और एक सारथी सवार होता था। मेगास्थनीज ने आगे चलकर मौर्यकालीन भारत के स्थानीय प्रशासन यानी कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी लिखा है कि सम्राट चंद्रगुप्त के शासन में राजधानी पाटलिपुत्र में एक नगर पालिका भी स्थित थी जो शहर की व्यवस्था पर ध्यान देती थी। इस नगर पालिका में 30 सदस्य होते थे और यह सदस्य भी 5 समितियों में डिवाइड थे। यहाँ पहली समिति इंडस्ट्रियल मूवमेंट, कल्चर, लेबर रेट और मैन्युफैक्चरिंग के मुद्दे देखती थी। दूसरी समिति का काम था विदेशों से आए नागरिकों का ध्यान रखना, उनकी मूवमेंट पर नजर रखना, उन्हें सम्मान दिलाना, यहाँ तक कि उनका स्वास्थ्य भी देखना कि कहीं कोई बीमार ना पड़ जाए और अगर बीमार पड़ जाए तो उनका इलाज करना। तीसरी समिति का काम था जन्म और मृत्यु का डाटा कलेक्ट करना ताकि सरकार को लोगों की ठीक जानकारी हो। चौथी समिति कॉमर्स और ट्रेड की गतिविधियों पर ध्यान देती थी, साथ ही उचित मापतोल की इकाइयों पर भी ध्यान देती थी। 5वीं समिति मैन्युफैक्चरिंग सामानों पर कंट्रोल रखती थी ताकि पुरानी और नई चीज़ों में अंतर हो, उन्हें अलग अलग बेचा जाए। और आखिरी यानी कि 6वीं समिति का काम था टैक्स वसूलना। जो भी टैक्स चोरी करने की हिम्मत करता उसे सीधा मृत्यु दंड तक दिया जाता था। खैर ये तो हो गई समितियां। आगे मेगास्थनीज ने लिखा है जिला प्रशासन के बारे में। जिला प्रशासन सिंचाई, जमीन को नापना, जंगल के कानून, कृषि, माइनिंग पर पूरा ध्यान देता था। जिला प्रशासन के अधिकारी ही सड़कों की मरम्मत करते थे और मील के पत्थर गड़वाते थे। तो दोस्तों ये तो हो गई मौर्यकालीन एडमिनिस्ट्रेशन की बातें जो कि मेगास्थनीज ने लिखी थी। आगे चलकर मेगास्थनीज ने भारतीय समाज और लोगों के बारे में भी लिखा है। वो लिखते हैं कि भारतीय लोगों की जातियां उनके पेशे से जुड़ी हुई होती थी। उन्होंने भारतीय समाज को 7 वर्गों में डिवाइड किया है, जहां उन्होंने पहले वर्ग में दार्शनिक समुदाय को रखा है जिनमें ब्राह्मण और साधु शामिल होते थे, जिनकी समाज में प्रतिष्ठा बहुत ऊंची थी, हालांकि इनकी संख्या कम थी। दूसरा वर्ग था किसानों का जो टैक्स के रूप में अपना 25% हिस्सा सरकार को देते थे। तीसरा वर्ग था शिकारियों का और भेड़ पालने वालों का जो जंगलों में शिकार करते थे और जंगलों की जमीन को खेती के लायक बनाते थे। चौथा वर्ग शिल्पकारों का था जिन पर कोई टैक्स नहीं था बल्कि सम्राट आर्थिक रूप से इनकी मदद करते थे। 5वां वर्ग सैनिकों का था जिनकी देखभाल सरकार खुद करती थी। बाकी 6वां और 7वां वर्ग अधिकारियों का था जो सरकारी विभागों में काम करते थे। इनमें राजा के जासूस भी शामिल थे जिन पर सम्राट काफी खर्च करते थे। बाकी दोस्तों मेगास्थनीज आम लोगों के बारे में लिखते हैं कि लोगों में ईमानदारी इतनी ज्यादा थी कि चोरी की घटना सुनने को ही नहीं मिलती थी। उसका सबसे बड़ा कारण था मौर्यकालीन दंड संहिता जिसमें शरीर के अंग काटने तक की सजा थी। साथ ही मेगास्थनीज ने यहाँ तक कहा है कि लोग इतने संपन्न थे कि यहाँ भूखमरी की बातें सुनने को ही नहीं मिलती थी। उसका कारण था यहाँ की उपजाऊ जमीन और यहाँ के खनिज भंडार, साथ ही सम्राट की शासन व्यवस्था जिसके कारण पूरे साम्राज्य में न्याय व्यवस्था कायम थी। लोग शराब ना के बराबर पीते थे। उन्होंने पूरे भारत के लोगों को आजाद कहा है। उनका मानना था कि उन्होंने भारत में कोई दास देखा ही नहीं। जो भी लोग किसी दूसरे के लिए काम करते थे तो उन्हें पर्याप्त वेतन भी मिलता था। तो दोस्तों ये थी वो सभी बातें जो मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखी थी। हालांकि मेगास्थनीज को भारतीय संस्कृति का ज्ञान उतना नहीं था, इसीलिए उनकी इस पुस्तक में उन्होंने कई गलतियां भी की थी और उन्होंने जो भी लिखा था वो सम्राट चंद्रगुप्त के शासनकाल के समय के बारे में लिखा था। हालांकि सम्राट बिंदुसार ने भी अपने पिता के रास्तों को ही अपनाया और जैसा साम्राज्य पिता छोड़कर गए थे वैसा ही बनाकर रखा। लेकिन सम्राट बिंदुसार के बाद सत्ता संभाली चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने, जिन्हें आज सारी दुनिया
अशोका द ग्रेट के नाम से जानती है, जिनका नाम सुनते ही आज हर सच्चे भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि सही मायनों में यही वो महान सम्राट थे जिन्होंने पूरे भारत को यूनाइट किया था। खैर, इनके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे और वो वीडियो जल्द ही आएगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब है। तो दोस्तों, अब तक हमने जो पढ़ा वो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने लिखा था। अब हम बात करेंगे मौर्यकालीन एडमिनिस्ट्रेशन की, जो इतिहासकारों ने अलग अलग स्रोतों से लिखा है। यहाँ नाम आता है कौटिल्य का, यानी कि आचार्य चाणक्य का, जिनका मौर्यकालीन भारत के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को 7th प्रिंसिपल यानी कि सप्तांग सिद्धांत में डिवाइड किया था, जिनमें पहला है राजा यानी कि स्वामी, जो कि सभी 7 तत्वों की आत्मा है। यहाँ कौटिल्य का सुझाव था कि एक राजा को अपनी प्रजा की खुशियों में ही अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए, और कौटिल्य के सुझावों को सम्राट ने माना भी। इसीलिए मौर्यकालीन भारत में राम राज्य की स्थापना हुई थी। सम्राट अशोक के शिलालेख 6th में इसका उल्लेख भी है, जो कहता है कि सभ्य मनुष्य प्रजा मम, जिसका मतलब है मनुष्य मेरी यानी कि राजा की संतानें हैं। कौटिल्य के अनुसार दूसरा तत्व है मंत्रिमंडल, जो कि राजनीतिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। कौटिल्य के अनुसार जिस प्रकार रथ सिर्फ एक पहिए पर नहीं चल सकता, उसी तरह राजा और मंत्रिमंडल दोनों रथ के पहिए हैं। दोनों का ही अलग अलग महत्व है। इस मंत्रिमंडल में ऊंचे ओहदे के परामर्शदाता होते थे, जो राजा को परामर्श देते थे। इस मंत्रिमंडल में पुरोहित, महामात्य, सेनापति और युवराज होते थे। सम्राट अशोक के शिलालेख इनकी पुष्टि भी करते हैं। तीसरा तत्व है अमात्य, जो कि एक प्रकार का प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसकी तुलना आप आज के समय में IAS अधिकारी से भी कर सकते हो। और दोस्तों, बिल्कुल उस समय भी इनके चयन के लिए परीक्षाएं नियोजित की जाती थी। जैसे धार्मिक परीक्षा में पास होने वाली की नियुक्ति प्रशासनिक न्याय में होती थी। आर्थिक परीक्षा में पास होने वालों की नियुक्ति टैक्स ऑफिसर के रूप में होती थी। इसी तरह की और भी परीक्षाएं होती थी। वैसे मैंने सुना है कि बिहार में आज भी कलेक्टर को अमात्य कहा जाता है। अगर कोई जानता है तो कमेंट बॉक्स में इसे जरूर कंफर्म कीजिएगा। चौथा तत्व है राजस्व विभाग, जिसके पास राजा के सभी राजस्वों का कंट्रोल था। पांचवा तत्व है सिंधी तत्व, जिसकी जिम्मेदारी सरकारी खजानों को सुरक्षित रखने की होती थी। छठा तत्व है सैन्य विभाग, क्योंकि एक महान साम्राज्य को स्थिर रखने के लिए एक महान सेना की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि जब तक साम्राज्य के पास शक्तिशाली आर्मी रहेगी तब तक शांति व्यवस्था खुद ही मजबूत हो जाएगी। इतिहासकारों के अनुसार उस समय मौर्य एम्पायर की आर्मी में 6 लाख पैदल सैनिक थे, तो करीब 30,000 घुड़सवार सैनिक थे, साथ ही 9,000 हाथी और करीब 8,000 रथ थे। इन सब का कंट्रोल एक आर्मी जनरल के पास था, यानी कि सेनापति के पास था, और उनके नीचे कई सैन्य कार्यालयों के अधिकारी थे। आर्मी में अलग अलग प्रकार के सैनिक थे, जैसे एक पीढ़ी में सेवा कर रहे सैनिक, दूसरे भाड़े के सैनिक, तीसरे जंगली कबीलों के सैनिक और चौथे मित्र देशों द्वारा दिए गए सैनिक। आर्मी में वेतन को पद के हिसाब से बांटा जाता था, जिसका भुगतान नगद में होता था। सातवां तत्व था कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, यानी कि वाणिज्य एवं उद्योग विकास। इसके अलावा न्यायालय, पुलिस विभाग, एक जासूसी विभाग, विदेश विभाग और एक महल विभाग भी था, और गांव के लिए योजना एवं बंदोबस्त विभाग भी था। तो दोस्तों, ये सारे अलग अलग विभाग थे। इनके अलावा अगर प्रोविंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो इनकी जानकारी सम्राट अशोक के अभिलेख ब्रह्मगिरी शिलालेख के पहले और 10 से मिलती है, जिसके अनुसार साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा गया था। ये प्रांत थे तक्षशिला, अवंतिरथ यानी कि उज्जैन, दक्षिण पथ और कलिंग। सम्राट अशोक के अभिलेखों के अनुसार जिले भी बांटे गए थे, जो अमात्य के अंडर आते थे। जिले के अलावा मध्यंतर का भी उल्लेख है, जिनमें 5 से लेकर 10 गांव आते थे, और अंत में आता था ग्राम, जिसे एक ग्रामणी कंट्रोल करता था। यहाँ कंट्रोल से मेरा मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन, आप गलत मत समझिएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मौर्यकालीन भारत की इकोनॉमी के बारे में, क्योंकि पूरे साउथ एशिया में ऐसा पहली बार हुआ था जब राजनीतिक एकता और आर्मी की सुरक्षा पूरी तरह से मिली थी, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि हुई। किसानों को छोटे छोटे प्रांतीय राजाओं से आज़ादी मिल गई थी, वो अब सरकार को ही टैक्स देते थे। सम्राट चंद्रगुप्त ने पूरे भारतवर्ष में एक ही मुद्रा का चलन किया था। मौर्य आर्मी ने छोटे और बड़े डाकुओं का खात्मा कर दिया था,
जिससे व्यापारी सुरक्षित हो गए थे। साथ ही भारत और यूनान के साथ मित्रता के कारण सम्राट अशोक के शासनकाल में भारत का व्यापार बाहरी दुनिया तक पहुंच चुका था। साथ ही साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी भारत के व्यापारिक संबंध विकसित हुए थे। कहा जाता है कि भारत के इसी व्यापार के कारण भारत का ज्ञान वेस्टर्न एशिया तक पहुंच गया था। तो दोस्तों, अंत में एक बार फिर से आम लोगों की स्थिति के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मेगास्थनीज ने जो लिखा था उसमें कुछ गलतियां के अनुसार दास प्रथा भारत में थी ही नहीं, लेकिन बौद्ध धर्म के ग्रंथ और अर्थशास्त्र के अनुसार भारत में दास प्रथा भी थी। बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं का जीवन पुरुष की तुलना में निम्न स्तर का था और महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए सम्राट अशोक ने बड़े कदम उठाए थे। उन्होंने एक महामत अधिकारी वर्ग को नियुक्त किया था जो महिलाओं के अधिकारों का अध्यक्ष होता था। बाकी दोस्तों, जात और समाज का भेदभाव तो उस समय भी देखने को मिलता था। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं 20 मिनट से बड़े वीडियो अपलोड नहीं कर पाता, मेरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर थोड़ा कमज़ोर है। बाकी अर्थशास्त्र और मौर्य एम्पायर के आर्मी इन्वेजन पर हम अलग वीडियो में बात करेंगे। बाकी आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।